हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 2, जिसमें देखेंगे 50 एमसीक्यू। और आशा करते हैं कि इसे आपने पहले वाले जो सेट है पार्ट 1 को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये आपका जो सेट चल रहा है अब बिल्कुल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड बिहार सचिवालय का जो पैटर्न है उस पर हम लोग रख करके कोशिश कर रहे हैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट कराने की। तो आप इस सेट को ज़रूर फॉलो करिए और इसे पहले वाले जो भी आपने पार्ट्स नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। और एक मैंने 500 एमसीक्यू बनाया था मास्टर वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा होगा। जैसे बोथनिया जो है, बोथनिया को हम लोग बोथियन खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये फिनलैंड के पश्चिमी तट पर पड़ता है, यानी एक तरफ इधर कह सकते हैं एक तरफ इधर। तो फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट, ये दोनों के बीच में आपका ये पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो इसे डोमेन के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि एक डोमेन बराबर कितना होता है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 10 के पावर 18 से लेकर के 10 के पावर 21 तक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है, जिसकी भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज दैमाबाद स्थान से की गई थी, दैमाबाद स्थान से। और दैमाबाद किस राज्य में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी माना जाता है दैमाबाद, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू वीडियोस मिलते रहे और आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सको। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो नाटककार थे, इनका नाम है शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर बिल्कुल सही होगा। शेक्सपियर से संबंधित 2-3 प्रश्न और पूछ जाते हैं, जैसे इनकी और भी रचनाएँ जो है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट इनकी सबकी फेमस है। रोमियो जूलियट तो आपको पता है, रोमियो और जूलियट। और हैमलेट याद रखिएगा, साथ ही साथ ओथेलो याद रख सकते हैं। जो एक होता है जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर ये भी याद रखिएगा। ये सभी के सभी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही रचित है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर, जबकि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। और यही कंडीशन इसके अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में। दक्षिणी ध्रुव में सबसे छोटा दिन हो जाएगा आपका 21 जून और सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। तो ये ध्यान में रखना है और आप इसको अच्छे से रट करके याद रख लीजिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया गया कि अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक का गठन कैसे होता है। बिल्कुल सही है कि धन विधेयक के बारे में 110 में बात की गई है, और इसका कारण है कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। ये पॉइंट गलत होगा, क्यों, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये पॉइंट तो गलत है। हमें बताना क्या था कि यहाँ पे चारों में से क्या होगा। तो ए सही है, आर गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी पे जाएंगे कि ए सही है, आर गलत है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न, एक राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे होता है। एक राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे होता है। तो समाप्त करने का अधिकार संसद को है, सी विल बी राइट आंसर, संसद को है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और मापतौल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया। किस सूची में स्थानांतरित किया गया। तो पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन इसको जब बदला गया तो ये समवर्ती सूची में चला गया, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में। यहाँ से 2 प्रश्न ध्यान रखना कि राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, पहले इसमें 66 हुआ करता था, लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 5 जो विषय थे इसको बदल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, जो कि 52, ये याद रखना है 52। ठीक है,
और एक प्रश्न और याद रहेगा कि आर्टिकल 249, ठीक है, 249 के तहत संसद जो होता है वो राष्ट्रीय हित के विषय पर मतलब राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्य सूची के जो भी विषय हैं, राज्य सूची में उल्लेखित जो भी विषय है उस पर कानून बना सकता है, ठीक है, 249 के तहत। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको मरीन पार्क घोषित किया? किसको मरीन पार्क घोषित किया? तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या फिर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, यानी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन डी पे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो फुल्लर झील पड़ता है कहाँ पे? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के समीप ये पड़ता है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल इसी झील से होता है, यानी कि फुल्लर झील से ही होता है गोमती नदी का। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका गठन कब हुआ था ये याद रखिएगा, इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है, 2010 को। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं, लेकिन पहले जो थे लोकेश्वर सिंह, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकेश्वर सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या फिर कौन सा कथन यहाँ पे स्तनधारियों के संबंध में सत्य नहीं है? स्तनधारियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? पहला पॉइंट, कि शरीर पर बाल होता है, कुछ अंडे देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्लेटिपस, नाम सुना होगा आपने, प्लेटिपस जो कि स्तनधारी होता है लेकिन अंडे देते हैं, ठीक है। और उनमें ही जो हृदय के 3 कोष्ठक होते हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। कुछ जलीय होते हैं, ये सही है, तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, जो कि ये पॉइंट्स गलत था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड, यानी ऑप्शन हम सी पे जाएंगे, पायरुविक एसिड। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो इसका संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश, दीक्षी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाते हैं, 21 सितंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा, 21 जून की बात करते हैं तो क्या होता है? 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक। देखिए, सुत्त पिटक त्रिपिटक का भाग है, अंग है। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? तो सुत्त पिटक की रचना की गई थी आनंद के द्वारा, ठीक है, आनंद के द्वारा। इसमें उपदेशों और संवादों का संग्रह किया गया। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी, उपाली ने, और इसमें नियम या फिर कह सकते हैं संघ के नियम का उल्लेख किया गया। जबकि तीसरा होता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले कि इसकी जो रचना है वो किसने की थी? तिस्स ने की थी, तिस्स, और इसमें विचारों का संग्रह किया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है किस में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, तो दोनों सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वहाँ पे हम भगवती सूत्र को टिक करेंगे। किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में, तो दोनों याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग, ठीक है, ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन हम बी पे जाएंगे, जिसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि जो कि सत्य नहीं है? यहाँ पे गलत किया गया। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है?
तो पहली पंचवर्षीय योजना ये बिल्कुल सही, दूसरी ये सही, तीसरी ये भी सही, लेकिन चौथी ये गलत है, क्योंकि चौथी 66 से लेकर के 69 तक तो आपका जो कि आपात कह रहा था, आपातकाल की स्थिति चल रहा था। आपातकाल का मतलब कि अवकाश कह सकते हैं ना, 3 सालों का ये वार्षिक योजना चला था, अकाल पड़ा था इस वजह से। तो चौथी जो स्टार्ट हुआ था 69 से लेकर के 74 तक चला था, और इस चौथी पंचवर्षीय योजना को हम लोग गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आता है, 14 से 18 तक। तो 14 आ गया, 15, 16, लेकिन 13 इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए हम 2, 3, 4 पे जाएंगे, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे उत्तम जो स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है। उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा। राइट आंसर मोचा कहवा जो है, यमन में इसको उगाया जाता है ज़्यादातर, मोचा कहवा, ऑप्शन बी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। वो कौन था। तो वो था बलबन, गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो इसे जाना जाता है। चलिए, इसके बाद जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका जो है वो कहाँ पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, आंत में। ठीक है, आंत में, यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, आंत में। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, सी को टिक करेंगे। राजानंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सी हो जाएगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी, यहाँ से निकलता है। और इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें, जाकर के बंगाल खाड़ी में मिलता है, तो इसकी सहायक नदियों में सबसे फेमस हेमावती हो गया, भवानी हो गया, अमरावती याद रखेंगे, और एक मैटूर बांध जो है वो इसी नदी पर बना हुआ है तमिलनाडु में, मैटूर बांध तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, ये ध्यान रहेगा, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, सिर्फ चाय और चीन को छोड़ करके। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ये भी घोषणा की गई थी कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो कि दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो यहाँ पे मेजर बारो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, मेजर बारो। मैटूर बांध अवस्थित है, तो इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। मैटूर बांध तमिलनाडु में, और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो परांगण बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं। जो परांगण बंद पुष्पों में होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या कहलाता है। तो उसे कैलिस्टोगैमी कहते हैं, कैलिस्टोगैमी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कैलिस्टोगैमी। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय, इसलिए आप ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पंचायती राज। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में शिष्ट का अर्थ क्या होता था। शिष्ट का अर्थ क्या होता था। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में शिष्ट का अर्थ होता था भूमिकर। ठीक है, भूमिकर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का ने जो कि स्थापना किया था। और किस, अगर आप पूछा जाए कि हरिहर बुक्का ने किस सुल्तान के समकालीन थे ये, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, और वो शहर था जौनपुर। जौनपुर जिसको क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज के नाम से जाना था जौनपुर को। लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार एक्चुअली होता ये है कि पवनों के द्वारा, रेगिस्तान में ये बनता है, पवनों के द्वारा जो उड़ा करके मिट्टी, धूल मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा जो निर्मित पठार होता है उसी को कहा जाता है लोएस। और ये तो चीन में मिलता है, यहाँ पे सी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है कि नियामगिरी जो पहाड़ी है किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है।
तो ये क्लियर हो गया, कालाहांडी जिले से ही, कालाहांडी जिला उड़ीसा में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। चक्रवात कब आता है, चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात हम यहाँ पे कहेंगे जब केंद्र में निम्न दाब हो, जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों तरफ उच्च दाब होता है तब यहाँ पे चक्रवात होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, तारापुर महाराष्ट्र सही है, रावतभाटा राजस्थान सही है, काकड़ापारा ये गुजरात में पड़ता ना कि कर्नाटक में, और नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे जो कि पॉइंट्स गलत था, काकड़ापारा। अगला प्रश्न है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत में क्रिप्स मिशन आया कब था? ये आपका 1942 में, 1942 में। और आपको पता है कि 1942 के समय यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इनका जो शासनकाल था वो 1936 से लेकर के 1943 तक था। ठीक है, तो इसी के समय में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलद मरुमध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है वो कौन से जलद मरुमध्य है, जिसे हम लोग डोवर जलद मरुमध्य के नाम से जानते हैं? डोवर, ये आपका डोवर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट वन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम जो ग्रामीण अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? कौन होते थे? सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाते थे, चौधरी, ऑप्शन ए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, जिनका नाम है हैदर अली, हैदर अली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 2 पॉइंट से दोनों को पढ़ना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का संबंध अनुच्छेद 280 से, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि 280 वित्त आयोग के गठन से होता है, ना कि वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का संबंध 360 होता है, अनुच्छेद 360। ये पॉइंट तो गलत हो गया। सेकंड पॉइंट है कि वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक के लिए लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, प्रथम बार 2 माह के लिए, और इसके बाद समय इसका बढ़ाया जा सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। तो केवल और केवल सही क्या है? 2 सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ये कौन कहता है? कौन सा संविधान संशोधन में ये कहा गया? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में कौन कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता था? कुरान ख्वाह के नाम से प्रसिद्ध था, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं, लाख बख्श, लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी थी। तो ऑप्शन बी, गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, या फिर मामलुक वंश कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस हिस्से में या फिर किस स्थान पर स्थित होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, पीयूष ग्रंथि का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट वन है कि फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये लंदन में किया गया था, और ये किया गया था किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी पे जाएंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और आप लोगों की स्कोरिंग क्या बनती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आप खुद गेस करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, 50 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।